नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मॉरिशस में भारत के सहयोग से तैयार कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, दोनों देशों के बीच मजबूत विकास साझेदारी एक महत्वपूर्ण स्तंभ। प्रधानमंत्री आज गुजरात के सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। एक ही चरण में होने वाले गोवा और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन आज से। केंद्र ने 6 राज्यों में कोविड संक्रमण बढ़ने पर चिंता जताई। इन राज्यों में आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए केंद्रीय दल भेजे गए। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1 अरब 60 करोड़ 32 लाख से अधिक टीके लगाए गए। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज पार्ल के बोलैंड पार्क में दूसरा एकदिवसीय मैच खेला जाएगा। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और एचएस प्रणय लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मॉरिशस में भारत की सहायता से निर्मित सामाजिक आवास परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने मॉरिशस में भारत के सहयोग से विकसित किए जा रहे सिविल सेवा महाविद्यालय और 8 मेगावाट की सोलर पीवी फार्म परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस इतिहास, संस्कृति, भाषा और हिंद महासागर के साझा जल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत विकास साझेदारी दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों की प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरी है। Our robust development partnership has emerged as a key pillar of our close ties. Mauritius is a prime example of India's approach to development partnership, which is based on the needs and priorities of our partners. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मॉरिशस विकास साझेदारी के लिए भारत के दृष्टिकोण का एक प्रमुख उदाहरण है, जो हमारे भागीदारों की जरूरतों और प्राथमिकताओं तथा उनकी संप्रभुता का सम्मान करने पर आधारित है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मॉरिशस उन पहले देशों में से शामिल था जहां भारत ने कोविड के टीके भेजे थे। प्रधानमंत्री ने 2015 में मॉरिशस यात्रा के दौरान समुद्री सहयोग दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर के महत्व पर जोर दिया था। During my 2015 visit that I had outlined India's maritime cooperation vision of Sagar, security and growth for all in the region. I am glad that our bilateral cooperation, including in maritime security, had translated this vision into action. Despite the constraints of COVID, we were able to hand over a Dornier aircraft on lease. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मॉरिशस संबंधों को मजबूत करने में मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के महत्वपूर्ण योगदान का भी स्मरण किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने कहा कि शुरू की गई ये परियोजनाएं उनके देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मॉरिशस को $190 मिलियन का ऋण प्रदान करने का भी एक समझौता किया गया। लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास नवनिर्मित सर्किट हाउस भवन का उद्घाटन करेंगे।
वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात सरकार ने 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नए सर्किट हाउस भवन का निर्माण कराया है। अरब सागर के तट पर स्थित ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। पुराना विश्राम गृह सोमनाथ मंदिर से दूर होने के कारण नया सर्किट हाउस बनाना जरूरी हो गया था। नया सर्किट हाउस सोमनाथ मंदिर के निकट बनाया गया है। इनमें स्यूट, वीआईपी और डिलक्स कमरों के अलावा कॉन्फ्रेंस रूम और ऑडिटोरियम की भी सुविधा है। इस सर्किट हाउस की डिजाइन इस तरह से की गई है कि इनके प्रत्येक कमरे से समुद्र का दर्शन हो सकता है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। प्रदेश में 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। इनमें 9 विधानसभा क्षेत्र सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र 28 जनवरी तक भरे जा सकते हैं। पत्रों की जांच 29 जनवरी को होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस चरण के लिए कुल 2,41,42,441 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पहले चरण की 58 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए अब तक 388 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इनमें से 205 उम्मीदवारों ने कल नामांकन दाखिल किए। इस बीच आगरा जिले में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने 2-2 उम्मीदवार बदल दिए हैं। जिले में पहले चरण में मतदान होना है, जहां नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। बसपा ने आगरा उत्तरी सीट से शब्बीर अब्बास को अपना प्रत्याशी बनाया है। पहले यहां से मुरारीलाल गोयल को टिकट दिया गया था। पार्टी ने एतमादपुर सीट पर भी अपना उम्मीदवार बदला है। यहां से अब सर्वेश बघेल की जगह राकेश बघेल को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने फतेहाबाद सीट पर अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। अब यहां राजेश शर्मा की जगह रूपाली दीक्षित पार्टी की प्रत्याशी हैं। आगरा दक्षिणी सीट से भी उम्मीदवार बदला गया है। अब यहां से रिजवानुद्दीन प्रिंस की जगह विनय अग्रवाल सपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस बीच सपा रालोद गठबंधन ने 2 और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। बिजनौर से नीरज चौधरी और रामपुर मनिहारन सीट से विवेक कांत चुनाव लड़ेंगे। AIMIM ने भी कल 7 उम्मीदवारों की अपनी एक और सूची जारी की। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए भी आज ही अधिसूचना जारी होगी। 14 फरवरी को एक साथ मतदान होगा। इस चरण में गोवा की 40 और उत्तराखंड की 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गोवा में चुनाव के एक ही चरण के लिए नामांकन पत्र 28 जनवरी तक भरे जा सकते हैं। पत्रों की जांच 29 जनवरी को होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। गोवा में कुल 11,56,762 मतदाता हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मॉरिशस में भारत के सहयोग से तैयार कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, दोनों देशों के बीच मजबूत विकास साझेदारी एक महत्वपूर्ण स्तंभ। प्रधानमंत्री आज गुजरात के सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। एक ही चरण में होने वाले गोवा और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन आज से। केंद्र ने 6 राज्यों में कोविड संक्रमण बढ़ने पर चिंता जताई। इन राज्यों में आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए केंद्रीय दल भेजे गए। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,60,60,32,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज पाल के बॉलैंड पार्क में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और HS प्रणॉय लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण की वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि केंद्र इन राज्यों के लगातार संपर्क में है और स्थिति की समीक्षा कर रहा है। श्री भूषण ने कहा कि इन राज्यों में केंद्रीय दल भेजकर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है।
जो केंद्र की टीमें गई हैं, उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश और परामर्श भी दिए हैं। अगर देश के स्तर पर देखें तो इस समय 11 राज्य ऐसे हैं जहां 50,000 से ज्यादा एक्टिव केसेज हैं, 13 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से अधिक एक्टिव केसेज हैं लेकिन 50,000 से कम हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1 अरब 60 करोड़ 32 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कुछ विशेष लोगों के लिए एहतियाती डोज के अब तक 68 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। एक ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के बाद भी कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि देश में कोविड के टीके बेहद फायदेमंद रहे हैं। श्री भार्गव ने कहा कि अधिक टीकाकरण होने से कोविड की तीसरी लहर के दौरान मृत्यु दर में कमी आई है। Vaccines have remained beneficial in India, and Vaccine Tracker, which is an online tracker which gives a week-to-week, shows the benefit of its ability to reduce deaths considerably among vaccinated compared to unvaccinated. So deaths is considerably reduced, and you can see it week by week over the last few months. The current surge in India is not witnessing an increase in severe illness and deaths following high vaccination uptake. दिल्ली सरकार ने प्राइवेट प्रयोगशालाओं में कोविड की आरटीपीसीआर जांच की अधिकतम कीमत 300 रुपए तय की है। घर से आरटीपीसीआर के नमूने लिए जाने पर 500 रुपए देने होंगे। रैपिड एंटीजन जांच 100 रुपए में की जाएगी। महाराष्ट्र में कल 46,197 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कल कोविड से 37 लोगों की मृत्यु हुई और 52,025 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,58,569 है। राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 125 हो गई है। तमिलनाडु में कल 28,561 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 19,978 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जबकि 39 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में इस समय 1,79,205 मरीजों का उपचार चल रहा है। 1,54,912 नमूनों की आरटीपीसीआर जांच की गई। केरल सरकार ने कोविड संक्रमण में लगातार वृद्धि को देखते हुए अगले 2 रविवार को पूर्णबंदी करने का निर्णय लिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए छूट रहेगी। 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई आज से ऑनलाइन माध्यम से होगी। सार्वजनिक समारोह और आयोजनों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कोविड समीक्षा समिति ने कल एक बैठक में राज्य में पूर्णबंदी या रात के कर्फ्यू के बारे में फैसला किया। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, पार्कों और पर्यटन स्थलों को कोविड दिशा निर्देशों के कड़ाई से पालन के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस बीच केरल में कल 46,387 कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। इस समय राज्य में 1,99,041 रोगियों का उपचार चल रहा है। इस दौरान 15,388 मरीज ठीक भी हुए। राज्य में संक्रमण दर 40.21% हो गई है। तिरुवनंतपुरम जिले में कल सबसे अधिक 9,720 और एर्नाकुलम में 9,605 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट में अखिल भारतीय कोटा सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण योग्यता में बाधक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि खुली प्रतियोगी परीक्षा केवल औपचारिक समानता सुनिश्चित करती है, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग सहित कुछ वर्गों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच में व्यापक असमानता को समाप्त नहीं करती है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 7 जनवरी को अखिल भारतीय कोटा सीटों के तहत वर्ष 2021-22 में प्रवेश के लिए नीट काउंसिलिंग को 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना के अनुसार अनुमति दी थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये प्रक्षेपण कल ब्रह्मोस एरोस्पेस ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की टीम के साथ किया था। ब्रह्मोस कार्यक्रम के आगे बढ़ने में ये परीक्षण काफी महत्वपूर्ण है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए ब्रह्मोस और DRDO टीमों को बधाई दी है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने गुजरात के कच्छ में मुंद्रा बंदरगाह पर एक कंटेनर से 60 किलोग्राम मादक पदार्थ कब्जे में लिया है। एनसीबी की दिल्ली टीम ने मादक पदार्थ के बारे में विशेष जानकारी मिलने पर यह बरामदगी की। सूत्रों के अनुसार मादक पदार्थों से लदा ये कंटेनर मुंद्रा बंदरगाह के जेट्टी संख्या CT3 पर एक पोत के जरिए पहुंचा। इस कंटेनर को बरामद करने के बाद इसे जांच के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भेज दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% की अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के नेताओं में वैश्विक रेटिंग में शीर्ष पर हैं। विश्व के 13 नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 43% रेटिंग के साथ छठे नंबर पर हैं। बाइडेन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का स्थान है, उन्हें 43% रेटिंग मिली है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 41% रेटिंग के साथ 8वें स्थान पर हैं। नवंबर 2021 में भी प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर थे। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अनूठी पहल कला कुंभ के अंतर्गत राजपथ पर भव्य और विशाल पट्टियां लगाई गई हैं। ये पट्टियां देश के विविध भौगोलिक स्थानों की कला के विभिन्न रूपों के साथ साथ राष्ट्रीय गौरव और उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती हैं। इन पट्टियों के चित्रों को ओडिशा और चंडीगढ़ में कला कुंभ में आयोजित कार्यशालाओं में 500 से अधिक कलाकारों ने कठिन शोध और परिश्रम के बाद बनाया है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कल राजपथ पर इन पट्टियों का निरीक्षण किया। श्री मोहन ने कहा कि 750 मीटर लंबी पट्टियां संस्कृति और रक्षा मंत्रालय की एक अनूठी पहल है। विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय कलाकारों ने इन्हें चित्रित किया है। इनमें स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की वीरता की कहानियों को चित्रित किया गया है। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना को इसके माध्यम से एक मंच पर लाया गया है। नई दिल्ली में आज इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की मशाल को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति की मशाल के साथ मिला दिया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख करेंगे। विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले भारत ब्रिटेन के सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट का उद्घाटन 1931 में किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। लंबी प्रतीक्षा के बाद इंडिया गेट परिसर में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण हुआ था और वर्ष 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस को। बोस का निधन 21 जनवरी 1945 को हुआ था। तेरी माटी से मैं हूँ बना, तेरे पानी से मैं बीजा गया।
रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को वर्धमान में हुआ था। उन्होंने बंगाल विभाजन पर अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया था। अलीपुर षड्यंत्र के बाद 1909 में बोस देहरादून चले गए। देहरादून में वे क्रांतिकारियों के साथ काम करने लगे। इसी दौरान वे उत्तर प्रदेश और पंजाब के आर्य सामाजिक क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय हार्डिंग पर हमले के बाद अंग्रेज सरकार ने रास बिहारी को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। 1913 में बंगाल में आई बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में रास बिहारी जुट गए। इसी दौरान वे मशहूर क्रांतिकारी बाघा जतिन के संपर्क में आए। इसके बाद बोस गदर आंदोलन के प्रमुख क्रांतिकारी बन गए। इस बीच अंग्रेज सरकार का दमन चक्र जारी रहा, जिसकी वजह से ज्यादातर क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन रास बिहारी ब्रिटिश खुफिया विभाग से बचने में सफल रहे और 1915 में जापान चले गए। जापान में बोस ने अय्यप्पन पिल्लई माधवन नायर के साथ मिलकर काम शुरू किया और विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समर्थन के लिए जापानी अधिकारियों को मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1942 में बोस ने टोक्यो में वहां रह रहे भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसी सम्मेलन के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापित करने का फैसला किया गया। बैंकॉक में लीग के दूसरे सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में सुभाष चंद्र बोस से आंदोलन के नेता की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया गया। I resign my office and appoint this Subhash Chandra Bose as President of Indian Independence League. Now Subhash Chandra Bose is your president, your leader in the fight for India's independence. And I am confident. लीग ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय कैदियों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने का आह्वान किया। कैप्टन मोहन सिंह और सरदार प्रीतम सिंह के साथ बोस ने 1 सितंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में आजाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। जापान सरकार ने बोस को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। दुर्भाग्य से बोस को टीबी ने जकड़ लिया और 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में उनका निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से देश के इस महान सपूत को शत शत नमन। ദേശത്തിനുളിവായി വന്നു പിറന്നോര് വൈക്കം ബഷീറിന് മാലപണിയുന്നു തൂപി പരി। हम आज स्वतंत्रता सेनानी और मलयाली लेखक वायकॉम मोहम्मद बशीर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 21 जनवरी 1908 को कोट्टायम के तलायोला पराम्बू में हुआ था। उन्हें प्यार से बेपोर सुल्तान कहा जाता है। बचपन से ही बशीर गांधीवादी दर्शन और विचारधारा के प्रति आकर्षित थे। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए मालाबार जिला पहुंचे बशीर को गिरफ्तार करके कन्नूर जेल भेज दिया गया। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद बशीर और उनके साथी 600 कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन संगठित किया और क्रांतिकारी पत्रिका उज्जीवनम के संपादक बन गए। उससे नाराज अंग्रेज सरकार ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। गिरफ्तारी से बचते हुए उन्होंने 7 वर्ष तक भारत, एशिया और अफ्रीका में कई स्थानों की यात्रा की। 1941 में बशीर को कोट्टयम से गिरफ्तार कर लिया गया और 2.5 साल की कैद की सजा दी गई। बशीर को क्रांतिकारी विनम्र लेखन शैली के लिए जाना जाता है। उन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 5 जुलाई 1994 को उनकी मृत्यु हुई। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो।
अबुधाबी में 17 जनवरी को हुए विस्फोट में मारे गए 2 भारतीयों के पार्थिव शरीर आज अमृतसर पहुंचेंगे। संयुक्त अरब अमारात में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने ट्वीट में बताया कि अबुधाबी में भारतीय दूतावास ने पार्थिव शरीर भेजने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। उन्होंने संयुक्त अरब अमारात सरकार और ADNOL समूह के सहयोग की बहुत सराहना की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज पार्क के बोलैंड पार्क स्टेडियम में दूसरा एकदिवसीय मैच खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पीवी सिंधु और HS प्रणय ने लखनऊ में चल रहे सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट की क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में अमेरिका की लॉरेन लाम को हराया। अंतिम 8 में सिंधु का सामना थाईलैंड की सुपनिदा से होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कोलकाता में आज बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। लेह में हल्की बर्फबारी की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। सिद्धार्थ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के संबोधन को लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से दिया है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व, समानता व सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़े रहने वाले समाज का निर्माण करेंगे। दैनिक लोकसत्य ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, कर्तव्य बोध जागृत करने में शक्ति लगाएं संस्थाएं। उच्चतम न्यायालय द्वारा मेडिकल पाठ्यक्रमों की परीक्षा नीट के ऑल इंडिया कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को सही ठहराने को भी लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से शुरू किए गए परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तिथि 27 जनवरी तक बढ़ाए जाने को लोकसत्य ने अपनी सुर्खी बनाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मॉरिशस में भारत के सहयोग से तैयार कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, दोनों देशों के बीच मजबूत विकास साझेदारी एक महत्वपूर्ण स्तंभ। प्रधानमंत्री आज गुजरात के सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। एक ही चरण में होने वाले गोवा और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन आज से। केंद्र ने 6 राज्यों में कोविड संक्रमण बढ़ने पर चिंता जताई। इन राज्यों में आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए केंद्रीय दल भेजे गए। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,60,32,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज पार्क के बोलैंड पार्क में दूसरा एकदिवसीय मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।